अंडे से जन्म लेने वाली रानी मैनावती, जो दिन में सोती और रात को जागती थी, एक अनोखी रहस्यमयी कहानी। नमस्कार मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी जो है इस वीडियो में बहुत ही रहस्यमयी है, जिसमें आज हम आपको बताएंगे रानी मैनावती के जीवन का रहस्य। जिस रानी मैनावती का जन्म एक चिड़िया के अंडे से हुआ था, जो रानी मैनावती दिन में सोती और रात को जागती थी। ये रात को जागने और दिन में सोने का क्या रहस्य था, ये सारे रहस्यों के बारे में हम इस कहानी में आपको बताएंगे। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुनना। वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहना। कहानी बहुत ही रोचक है, बस आप हमारी इस कहानी के साथ जुड़े रहिए। प्रिय दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में दो दंपति यानी पति पत्नी रहा करते थे, जो साहूकार और वह साहूकारनी थी। उनके पास में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, न धन की कमी न दौलत की कमी। सारी सुख सुविधाएं, सारे सामान, सारी सुरक्षाएं घर पर मौजूद थी। फिर भी वह पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वैद्य, हकीम, पूजा पाठ सारे उपाय करके देख लिए, फिर भी साहूकार और साहूकारनी को संतान की सुख की प्राप्ति नहीं हुई। साहूकार तो अब ये मान चुका था कि उसे अब ये समाज ताने पूरे जीवन मारेगा, पूरे जीवन समाज के ताने ही काटने पड़े। परंतु साहूकारनी का दिल नहीं मानता था। वह हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहती थी। उसे लगता था ईश्वर उसकी विनती एक दिन जरूर सुनेगा और उसकी सूनी गोद एक दिन जरूर भर देगा। प्रिय दोस्तों, साहूकार हमेशा साहूकारनी से कहता था, अरे भाग्यवान, अब बस भी करो, कितनी बार ईश्वर से मांगोगी। अगर ईश्वर की यही मर्जी है कि हम निसंतान रहेंगे तो यही सही। परंतु साहूकारनी साहूकार की एक ना सुनती। वह रोज साहूकार के काम पर जाने के बाद घर में अकेली बैठ करके पूजा पाठ में लगी रहती थी और ईश्वर से उसकी सूनी गोद भरने की विनती करती रहती थी। जो समय बचता था उसमें उसके घर में आने वाले पक्षियों को वह दाना डालती थी और बहुत ही प्रेम से दाने का भोजन पक्षियों के लिए चुबाया करती थी और उनकी तरफ दिन भर निहारती रहती थी। एक बार की बात है दोस्तों, मैना पक्षी का जोड़ा साहूकारनी की छत पर आ जाता है और वहीं घोंसला बना करके रहने लगा। एक दिन मैना पक्षी ने उस घोंसले में अंडा दिया और उस घोंसले में जो अंडा था वह मैना पक्षी का जोड़ा रोज सुबह भोजन की तलाश में उड़ जाता और शाम होने पर वापस अपने घोंसले में ही आ जाता था। प्रिय दोस्तों, साहूकारनी ये रोज देख रही थी। फिर एक दिन ऐसा होता है कि मैना पक्षी का जोड़ा जो था वह शाम को लौट करके अपने घोंसले में नहीं आया। यह देखकर साहूकारनी बड़ी परेशान हो गई। उसने कई दिनों तक मैना पक्षी के घोंसले में वापस आने की राह देखी, परंतु मैना पक्षी का जोड़ा फिर कभी घोंसले में वापस लौट करके नहीं आया। तब वह साहूकारनी उस अंडे की निगरानी करने लगी। वह दिन भर बैठकर अंडे को निहारती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे अंडे में पल रहा बच्चा उसका ही हो। मैना का वह अंडा अब बहुत बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, हर रोज दुगना हो जाता था। यह देख करके साहूकारनी को अब डर लगने लगा था। फिर एक दिन साहूकारनी ने देखा कि अंडा तरबूज के बराबर हो गया है, तरबूज के समान इतना ही बड़ा हो गया था। यह देख करके साहूकारनी डर के मारे घर से भाग गई और साहूकार को बुलाने चली गई। जब साहूकार और साहूकारनी दोनों अंडे के पास में पहुंचे तो अंडा लुढ़क कर साहूकारनी के पैरों के पास में आ गया। मित्रों, साहूकार ने डरते डरते जैसे ही उस अंडे को हाथ लगाया, वह अंडा जो था फट गया और उसमें से एक बड़ी ही सुंदर, छोटी सी, प्यारी सी एक लड़की निकली। साहूकार ने उस बच्ची को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गई और तुरंत ही उसको अपने सीने से लगा लिया। चूंकि वह लड़की मैना की बेटी थी, इसलिए साहूकार और साहूकारनी ने उस लड़की का नाम मैनावती रख दिया और अपनी बेटी बनाकर उसको पालने लगे। दोनों पति पत्नी ने मैनावती का लालन पालन बहुत ही अच्छे तरीका से किया। मैनावती को देख करके वे फूले नहीं समाते थे।
समय बड़ी खुशी पूर्वक व्यतीत हो रहा था और अब मैनावती जो थी वो दिन दूनी पलक सबाई बढ़ने लगी। एक दिन मैनावती जो थी बड़ी होकर के सर्व गुण संपन्न और बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगी। वह इतनी सुंदर थी कि जो कोई उसे देखता था बस देखता ही रह जाता था। धीरे धीरे मैनावती जो थी वह जवान हो गई, विवाह के योग्य भी हो गई। एक बार की बात है प्रिय दर्शकों, मैनावती अपनी सखियों के साथ मेला देखने के लिए जब मेला में गई थी, संयोगवश उस राज्य का राजा भी उस मेले में आया हुआ था। राजा की जैसे ही नजर मैनावती के ऊपर पड़ती है तो उसकी सुंदरता को निहार करके वह राजा मैनावती पर मोहित हो गया और तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया कि जाओ पता लगाओ ये सुंदरी कौन है, किसकी बेटी है, इसके माता पिता कौन है। दोस्तों, तब सेनापति जो था फौरन उस लड़की के बारे में सारी जानकारी जुटा करके राजा को बताता है कि हे राजा साहब, ये अपने नगर में जो साहूकार और साहूकारनी रहते हैं, ये साहूकार की बेटी है जो इतनी सुंदर है। तो दोस्तों, अगला दिन जब हुआ, राजा ने साहूकार के पास उसकी बेटी मैनावती से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। अपने मंत्री से कहा कि जाओ ये प्रस्ताव लेकर के साहूकार के घर पर जाओ और उससे कहना कि हमारे राजा तुम्हारी बेटी के साथ में शादी करना चाहते हैं। वही हुआ, मंत्री कुछ सिपाहियों को लेकर के साहूकार के घर पर जाता है और सारी बात कहता है राजा वाली कि हमारे राजा साहब आपकी बेटी से विवाह करने वाले हैं, हमारे राजा आपकी बेटी पर मोहित हो चुके हैं, उन्होंने शादी का प्रस्ताव भेजा है। प्रिय दर्शकों, वह साहूकार अपनी बेटी मैनावती का विवाह राजा से कराने को तुरंत तैयार हो गया। उसके खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। वह दौड़कर साहूकारनी के पास में गया और कहने लगा, अरे भाग्यवान, अब तो हमारी बेटी मैनावती के तो भाग्य खुल गए हैं। राजा साहब हमारी बेटी मैनावती से विवाह करना चाहते हैं। मित्रों, ये सुनकर के साहूकारनी खुशी से झूमने लगी। दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश थी और बड़ी खुशी खुशी के साथ मैनावती का विवाह राजा से साहूकार ने कर दिया। इधर राजा की एक पहले से ही रानी थी और अब मैनावती राजा की दूसरी रानी बनकर के महल में आ जाती है। और जैसे ही महल में आती है, रानी मैनावती का खूब जोरों शोरों से वहां स्वागत किया गया। पूरे महल में मैना सुंदरी की सुंदरता की चर्चाएं होने लगी। महल में हर तरफ यही चर्चा थी कि छोटी रानी मैनावती तो बड़ी रानी से बहुत ही सुंदर है। उसकी सुंदरता को निहार करके राजा और सभी लोग जो थे रानी मैना सुंदरी के नाम से पुकारने लगे। प्रिय दर्शकों, जब ये सुंदरता की बढ़ाई बड़ी रानी ने सुनी कि हमसे ज्यादा जो कल से छोटी रानी आई है, सारे लोग हमारे राजा साहब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी सुंदरता की बढ़ाई कर रहे हैं, तो दोस्तों ये सब सुनकर के बड़ी रानी मैनावती जो थी वह जल भुन गई। अब तो राजा हमेशा जो था मैनावती के आगे पीछे ही घूमता रहता था। कोई भी काम हो अब राजा हमेशा मैनावती से ही सलाह लेकर के किया करता था। ये सब देखकर बड़ी रानी जो थी वह छोटी रानी मैनावती से और भी ज्यादा ईर्ष्या करने लगी। दर्शक भाई, अब वह मैनावती को महल में हमेशा के लिए भगा देना चाहती थी। यही सोचकर एक दिन बड़ी रानी मैनावती के पास में जाती है और कहती है कि हे मैना सुंदरी, तुम तो हमारी तरह इंसान के पेट से नहीं पैदा हुई हो, तुम तो किसी जादू की तरह अंडे से बाहर आई हो। तो तुम अब मुझे यह भी बताओ कि तुम्हारी जान किसमें है। मैनावती ने कहा, बहन, जैसे सभी इंसानों की जान अपने हृदय में होती है ना, उसी तरह से मेरी जान मेरे हृदय में है। तब बड़ी रानी ने कहा, देखिए मैना सुंदरी, मैं तो तुम्हारी बहन जैसी हूं, मुझे ये जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि तुम्हारी जान किसमें है। देखो मैना सुंदरी, तुम अब रानी बन गई हो और राज परिवार के लोगों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। मैं जानना चाहती हूं कि तुम्हारी जान किसमें है, कहां है, ताकि तुम्हारी जान को खतरा होने पर मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। दोस्तों, मैना सुंदरी जो थी बड़ी भोली भाली थी। वह बड़ी रानी की चाल को नहीं समझ पाई और बड़ी रानी को सारी बातें उसने जाकर के बता दी। मैना सुंदरी ने बड़ी रानी को बताया कि मेरे मायके में जो आंगन में एक कुआं है जो जल से भरा हुआ है, उस कुएं में अंदर एक लकड़ी का बक्सा है
जो जल में डूबा हुआ है, उस लकड़ी के बक्से में एक छोटी सी डिबिया है और उस डिबिया में मोतियों की चमचमाती हुई एक माला है और उसी माला में मेरी जान है। मित्रों, सारी बातें छोटी रानी ने यानी मैनावती ने बड़ी रानी को बता दी। ये सब बातें जान करके अब बड़ी रानी जो थी बहुत ही प्रसन्न हो गई और मैनावती से कहा कि हे मैना सुंदरी, फिर तो तुम्हारी जान बड़ी सुरक्षित जगह पर है, परंतु सावधान रहना, हम रानियों के तो अनेकों दुश्मन होते हैं और हमेशा जान के लिए खतरा बना रहता है। ये कहकर के बड़ी रानी जो थी वहां से चली गई और मैनावती जो थी चुपचाप बैठी बड़ी रानी की कही हुई बातों के बारे में सोचने लगी कि ये क्या कह के चली गई। मित्रों, तभी वहां पर राजा आ जाते हैं और मैनावती को देख करके कहने लगे कि मैना, किन ख्यालों में तुम खोई हुई हो? हे मैना सुंदरी, जरा मुझे भी तो बताओ। तब मैनावती ने राजा से कहा कि महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे जलाना नहीं। राजा ने तुरंत कहा, ये कैसी अपशगुन की बातें कर रही हो? अरे तुम ये भी नहीं जानती, तुम्हारी ऐसी बातें करने से हमारा क्या हाल होगा, मेरे दिल पर क्या गुजरेगी? अरे मैना सुंदरी, इस तरह की बातें दोबारा मत करना। तब मैनावती ने राजा से कहा कि हे राजा साहब, आप क्या ये नहीं जानते, मरना तो एक दिन सबको ही है, परंतु आज मैं अपनी सारी बातें आपको बताना चाहती हूं। तब मैनावती कहती है कि हे महाराज, जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को आप जलाना नहीं, बल्कि एक महल बनवा करके उसके आंगन में मेरे शरीर को रख देना और उस महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवा देना ताकि उस महल के अंदर कोई प्रवेश ना कर सके। और हाँ राजा साहब, महल के अंदर एक बगीचा भी बनवा देना और ढेर सारे खाने के लिए अनाज और जरूरत के सामान भी रखवा देना। दोस्तों, तब राजा ने मैनावती से कहा, बस अब रहने भी दो, शांत हो जाओ, ये ऊट पटांगे बातें मत करो। हे मैना सुंदरी, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता। मैं तुम्हारा रक्षक हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये कहकर के राजा ने मैनावती को दोस्तों गले से लगा लिया। तब राजा ने देखा कि मैनावती के लिए तेज बुखार है, वो तेज बुखार में तप रही है। राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलाया और रानी मैनावती का उपचार करने को कहा। राजवैद्य ने कुछ जड़ी बूटियां मैनावती को घोल करके पिलाई और फिर राजा के पास जाकर के कहा कि महाराज, एक खुशखबरी है, रानी मैनावती जो आपकी है वो मां बनने वाली है। ये सुनकर के राजा बहुत ही खुश हो गया और अपने गले में जो पड़ी सोने की माला थी उसको उतार करके राजवैद्य को दे दिया। प्रिय दोस्तों, पूरे राज्य में खुशी की ये लहर दौड़ गई कि राजा की पहली संतान होने वाली है, क्योंकि दोस्तों राजा की कोई संतान नहीं थी, कोई अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। पहली रानी वो जो थी वो भी बांझ थी। इधर राजा बहुत ही खुश था और अब वह मैना सुंदरी को और भी ज्यादा प्यार करने लगा। ये देखकर बड़ी रानी और भी जल भुन गई और अब वह मैनावती को जल्दी से जल्दी राजमहल से हटाना चाहती थी। तब बड़ी रानी ने अपनी नौकरानी से कहा कि तुरंत गोताखोरों को बुलाओ। नौकरानी जो थी गोताखोरों को बड़ी रानी के पास में लेकर के आ गई। तब बड़ी रानी ने कहा गोताखोरों से कि आप लोग तुरंत मैना सुंदरी के मायके में चले जाओ और जब उसके माता पिता घर पर ना हो तो मौका पाकर के उसके घर में घुस जाना। घर के आंगन में एक कुआं है और वह कुआं जल से भरा हुआ है और उसी कुएं के अंदर जल में लकड़ी का एक बॉक्स रखा है और उस बक्से में एक छोटी सी डिबिया होगी और उस डिबिया को निकाल करके मेरे पास ले आओ, तब मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। पर ध्यान रहे, अगर तुम इस कार्य में असफल रहे या किसी को कानो कान पता चल गया तो मैं तुम्हें जान से मरवा भी दूंगी। प्रिय दोस्तों, रानी का आदेश पाकर गोताखोर जो थे तुरंत मैना सुंदरी के मायके में चले गए और मौका पाकर के जल्दी ही गोताखोरों ने घर के आंगन में जो कुआं था उस कुआं के अंदर जल में कूद गए और लकड़ी का बॉक्स निकाल करके उसमें जो एक डिबिया थी, जो छोटी सी डिबिया, उसको निकाल लिया। इधर दोस्तों, डिबिया के बक्से से निकलते ही मैना सुंदरी की तबीयत खराब हो गई। गोताखोरों ने वह डिबिया महल में आकर के बड़ी रानी को दे दी। इधर मैना सुंदरी की और भी तबीयत बिगड़ गई, उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। बड़ी रानी अब उस डिबिया में से मोतियों की माला निकालती है, फिर अपने गले में पहन करके जोर जोर से हंसने लगती है और कहने लगती है
कि अब तो उस हमारी सौत मैना सुंदरी की जान मेरी हथेली में है, मेरी गले में है, मैं जब चाहूंगी तब उसको मिटा डालूंगी। ये सोच करके बड़ी रानी बहुत ही हंसती है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही बड़ी रानी जो थी गले में माला पहनती है, उधर मैनावती मूर्छित अवस्था में चली जाती है। राजा ने तुरंत ये देख करके राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य आता है, मैनावती को देख करके राजा से कहने लगा कि महाराज, अब हमारी रानी मैनावती इस दुनिया में नहीं रही, मतलब जवाब दिया उसकी मृत्यु हो चुकी है। इतना दोस्तों सुनते ही राजा रानी मैना सुंदरी के पास में बैठ करके फूट फूट करके रोने लगा। पूरे महल में यह मातम छा गया कि रानी मैना सुंदरी की मृत्यु हो गई। थोड़ी देर बाद राजा का मंत्री राजा के पास में आया और कहने लगा कि हे राजा साहब, अब छोटी रानी मैनावती के अंतिम संस्कार का समय आ गया है और अब छोटी रानी मैनावती के शरीर को जलाने के लिए जाना होगा। तब राजा ने मंत्री से कहा, नहीं मंत्री, हम मैना सुंदरी के शरीर को नहीं जलाएंगे। नगर के बाहर एक सुंदर महल बनवाओ और उसके आंगन में रानी मैनावती को सिंहासन सहित रखवा दो और उस महल के चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से उसका घेराव कर दो ताकि उसमें कोई भी प्रवेश ना कर सके। और साथ ही महल में ढेर सारा खाने पीने का सामान और सुख सुविधा की सारी चीजें रखवा दो। यही हमारी मैना सुंदरी की अंतिम इच्छा थी, मरते वक्त यही उसकी इच्छा थी, यही हमसे कहा था। दोस्तों, मंत्री राजा की बातें सुनकर के ये हैरान हो गया, परंतु राजा के आदेशों का उसे पालन करना पड़ा। नगर के बाहर मैना सुंदरी का बड़ा सा महल बनवाया गया और उसे ऊंची ऊंची दीवारों से उसका घेराव किया गया। उस महल के आंगन में मैना सुंदरी को सिंहासन सहित बैठा दिया गया। साथ ही ढेर सारा खाने का पीने का अनाज और सुख सुविधाएं की चीजें उस महल में रखवा दी गई। इधर दोस्तों, मैना सुंदरी की मृत्यु पर बड़ी रानी बहुत ही खुश हो रही थी और राजा मैना सुंदरी की मृत्यु से बहुत दुखी था। उसका किसी भी काम में अब जी नहीं लग रहा था। वह हमेशा मैना सुंदरी की यादों में खोया रहता था। एक दिन राजा ने सोचा कि मैना सुंदरी ने आखिर अपने शरीर का अंतिम संस्कार करने से क्यों मना करवा दिया। क्या फिर से वे जीवित होकर के लौट आना चाहती है या कोई और बात है। परंतु राजा फिर अपने दिल को समझा लेता है कि मरे हुए लोग कभी पुनः वापस लौट करके नहीं आते। इधर राजा मैना सुंदरी की याद में मैना सुंदरी के महल के चारों ओर रोज चक्कर लगाया करता था। एक दिन राजा रानी मैनावती के महल के चारों ओर चक्कर लगा रहा था तो अचानक उसे वहां महल के अंदर से रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक बच्चे की थी। वह रोने वाली आवाज सुनकर के राजा हैरान हो गया कि महल के अंदर बच्चा कहां से आ गया है। बच्चे को देखने के लिए राजा महल के अंदर जब घुस गया, तब राजा ने देखा कि मैनावती का जो मृत शरीर है वह आंगन में सिंहासन पर पड़ा है और उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। राजा ने जैसे ही उस बच्चे को देखा तो उसे अपने गोद में उठा लिया और बच्चा जैसे ही गोद में राजा की पहुंचता है तो चुप हो गया। थोड़ी देर राजा की गोद में ही खेलने के बाद वह बच्चा सो गया। तब राजा ने उस बच्चे को मैनावती के बगल में सुला दिया और महल से निकल गया। अगले दिन राजा बच्चे को देखने के लिए फिर से मैनावती के महल में जब घुस जाता है, राजा ने देखा कि बच्चा महल के आंगन में खेल रहा है। राजा ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। वह बच्चा राजा की गोद में थोड़ी देर तक खेलता रहा। उसके बाद में उन्हीं राजा की गोद में फिर सो गया। राजा फिर से उस बच्चे को मैनावती के बगल में सुला देते हैं, क्योंकि मैनावती का जो मृतक शरीर था उसी के बगल में सुला दिया और बाहर निकल आए। ऐसे ही राजा अब रोज उस बच्चे से मिलने के लिए मैनावती के महल में जाने लगे और ढेर सारे खिलौने और खाने पीने का सामान बच्चे के लिए ले जाते थे। थोड़ी देर बच्चे के साथ में खेलते थे। उसके बाद में उस बच्चे को मैनावती के बगल में सुलाकर महल से वापस आ जाते थे। दोस्तों, धीरे धीरे समय इसी तरह से व्यतीत होता गया। इधर बच्चा बोलने लगा भी था। अब वह बड़ा हो गया था और सारी बातें समझने लगा था। एक दिन राजा ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है। तब उस बच्चे ने मैनावती की ओर इशारा करते हुए कहा, यही मेरी माँ है। ये सुनकर के राजा बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। वह समझ चुका था कि ये बच्चा मैना सुंदरी का ही बेटा है। तब राजा ने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हें रोज खाना कौन खिलाता है। तब उस बच्चे ने राजा से कहा, मेरी माँ मुझे रोज खाना खिलाती है, जो ये मेरी माँ है यही खिलाती है।
तब राजा ने आश्चर्यचकित होकर के मैनावती की ओर देखा कि मैनावती तो बिल्कुल मृतक शरीर में है, मरी पड़ी है, फिर ये खाना कैसे खिला देती है। दोस्तों, राजा ने फिर से बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारी मां कब जागती है? तब बच्चे ने कहा, मेरी मां रोज रात में जागती है और मुझे ढेर सारा प्यार करती है, खाना खिलाती है, और सुबह होते ही मेरी मां फिर से सो जाती है। राजा ने फिर बच्चे से कहा, बेटा आज रात में जब तुम्हारी मां जागेगी तब तुम उससे एक प्रश्न पूछना कि मां तुम दिन भर क्यों सोती हो और रात में क्यों जागती हो, इसका क्या कारण है? तब बच्चे ने राजा से कहा, ठीक है, आज रात में जब मेरी मां जागेगी तो मैं उससे जरूर पूछूंगा कि वह रात में क्यों जागती है और दिन में सो जाती है। ये कहकर के बच्चा खेलते खेलते राजा की ही गोद में सो गया। राजा उस बच्चे को फिर से मैना सुंदरी के बगल में सुलाकर महल से बाहर निकल गया। इधर मैना सुंदरी जब रात में जागी और अपने बच्चे को खाना खिलाने लगी, तब बच्चा मैना सुंदरी से कहता है कि हे मां, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। तब मैना सुंदरी उस बच्चे से कहती है, बेटा आजकल तुम ठीक से खाना नहीं खा रहे हो। बच्चा कहता है, मां मैं खाना खा चुका हूं। मैना सुंदरी ये सुनकर के हैरान हो गई और बेटे से पूछने लगी, बेटा तुम्हें किसने खाना खिलाया है? तब वह बच्चा मैना सुंदरी से कहता है कि मां रोज दिन में राजा साहब आते हैं, देखो ये सारे खिलौने राजा साहब ही लाए हैं, वे मेरे साथ खूब खेलते हैं और मुझे गोद में लेकर के ढेर सारा प्यार करते हैं, फिर मैं उन्हीं की गोद में सो जाता हूं। दोस्तों, फिर वह बच्चा मैना सुंदरी से कहता है कि हे मां, राजा साहब एक सवाल पूछ रहे थे कि अपनी मां से यह पूछना कि तुम्हारी मां रोज दिन में सोती है और रात में क्यों जागती है, इसका क्या रहस्य है। तब मैना सुंदरी ये समझ गई कि राजा साहब अब सारा राज जानना चाहते हैं और उसने विचार किया कि राजा को सारी सच्चाई बताने का अब यही समय है। तब मैना सुंदरी ने उस बच्चे से कहा कि बेटा कल दिन में जब राजा साहब आएंगे तब उनसे कहना कि बड़ी रानी के गले में जो चमकती हुई मोतियों की माला है उसी में मेरी मां मैनावती के प्राण बसते हैं। बड़ी रानी दिन भर उस माला को अपने गले में पहने रहती है, जिससे मेरा शरीर जो है वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है, मृतक अवस्था में पहुंच जाता है, और रात को वह माला निकाल करके डिबिया में रखकर अपने सिराने सिर के पास में रखकर सो जाती है और तभी मैं इधर जाग जाती हूं, सही हो जाती। ये सुनकर के बच्चे ने मैनावती से कहा, ठीक है मां, राजा साहब जब कल आएंगे तो मैं सारी बात उन्हें बता दूंगा। प्रिय दोस्तों, जब अगला दिन हुआ, राजा साहब उस बच्चे से मिलने आए, तब वह बच्चा अपनी मां की सारी सच्चाई राजा को बता देता है। राजा ये सब समझ गया था कि बड़ी रानी मैना सुंदरी से कितनी जलती थी, कितनी ईर्ष्या रखती थी, और जिस कारण वह मैना सुंदरी को मार डालना चाहती है। और आज मैना सुंदरी की ये दशा केवल बड़ी रानी के कारण है। और राजा ने दोस्तों ये सोच लिया था कि वह बड़ी रानी को उसके इस अपराध की सजा अवश्य देगा, परंतु इससे पहले बड़ी रानी से वह माला लेना अत्यंत आवश्यक समझता था। और अब राजा बड़ी रानी से माला लेने की योजना बनाने लगा। दोस्तों, एक दिन राजा बड़ी रानी के पास जाकर कहता है कि हे महारानी, आपने इतनी भारी मोतियों की माला अपने गले में क्यों पहनी है, उसे उतार दीजिए। तब बड़ी रानी ने राजा से झूठ मूठ कह दिया और बहाना बनाते हुए कहा, नहीं नहीं राजा साहब, ये मेरी मां की आखिरी निशानी है, इसलिए मैं इसे अपने गले से कभी उतार नहीं सकती। अब राजा समझ चुका था कि बड़ी रानी से माला वापस लेना इतना आसान नहीं है। फिर राजा बड़ी रानी से माला निकलवाने की दूसरी योजना सोचने लगा, और अगले दिन राजा फिर से बड़ी रानी के पास जाता है और रानी से कहता है कि हे महारानी, मेरे प्रिय मित्र का एक छोटा सा बच्चा है, परंतु उस छोटे से बच्चे की मां जो है अब इस दुनिया में नहीं है, वह बिना मां का बच्चा है, और मेरे मित्र को छोटे से बच्चे को पालने में बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। अगर आपकी इच्छा हो हे रानी साहिबा, यदि आप हमें आज्ञा दो, क्या मैं उस छोटे बच्चे को यहाँ ला सकता हूं, कुछ दिन के लिए यहाँ रख सकता हूं? क्या आप उस छोटे से बच्चे का कुछ दिन के लिए लालन पालन कर पाओगी? दोस्तों, तभी बड़ी रानी राजा से कहती है, हाँ हाँ राजा साहब, आप जरूर उस बच्चे को मेरे पास ले आइए। हमारी भी कोई संतान नहीं है, कुछ दिनों तक उस बच्चे का ध्यान रखूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगला दिन जब हुआ तो राजा जो था मैनावती के बच्चे से मिलने जाता है,
तब उसे सारी योजना समझा देता है और कहता है कि बेटा, जैसे ही तुम्हें बड़ी रानी गोद में उठाएगी, तुम बड़ी रानी के गले में पड़ी मोतियों की माला को पकड़कर जोर जोर से रोने लगना और कहना कि थोड़ी देर मुझे इस माला के साथ खेलना है, और जोर जोर से तब तक तुम रोते रहना जब तक बड़ी रानी अपने गले से वह मोतियों की माला तुम्हें उतार करके ना दे दे। मित्रों, बच्चे ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ हाँ, मैं सब समझ चुका हूं, मुझे क्या करना है, आप चिंता ना करें राजा साहब। अब राजा उस बच्चे को अपने साथ महल में लेकर के जाता है और तो महल में सभी लोग उसे खूब प्यार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बड़ी रानी भी वहां पर आती है और बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लेती है। जैसे ही बड़ी रानी की गोद में वह जाता है, वह तुरंत उसके गले में पड़ी मोतियों की माला को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मुझे इस मोतियों की माला से खेलना है, मैं इसके साथ खेलूंगा, मैं और किसी के साथ नहीं खेलूंगा, मैं इसके बगैर नहीं रह पाऊंगा, मुझे इस मोतियों की माला चाहिए। दोस्तों, तब बड़ी रानी कहती है, नहीं नहीं बच्चे, ये खेलने की कोई चीज नहीं है, मैं तुम्हें दूसरे खिलौने ला करके दे दूंगी। और बड़ी रानी नौकरों से कहकर उस बच्चे के लिए दूसरे ढेर सारे खिलौने मंगवा लेती है, परंतु वह बच्चा उसी माला की जिद पकड़े रहता है और कहता है कि नहीं, मुझे और खिलौनों से नहीं खेलना, मुझे तो केवल यही माला चाहिए। और धरती पर यह कहकर के लोट लोट करके दाहड़े मार करके रोने लगता है। दोस्तों, राजमहल के सभी लोग वहां पर आकर के इकट्ठे हो गए और सभी उस बच्चे को बहलाने लगे और चुप कराने में लग गए, परंतु वह बच्चा माला माला की रट लगाए हुए रोते जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अगर माला इसके लिए ना मिली तो ये रोते रोते अपनी जान ही दे देगा। दोस्तों, तभी योजना अनुसार राजा वहां पर आ जाता है और रानी से कहने लगता है, महारानी, आप ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? अरे आप इस राज्य की महारानी हैं और एक मामूली सी मोतियों की माला के लिए आप भी बच्चों की तरह जिद कर रही हैं कि मैं नहीं दूंगी। अरे सोचिए, अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता है तो लोग क्या कहेंगे? राज्य में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे इस रानी के कोई बच्चा नहीं हुआ, तभी तो ये बेटे की ममता नहीं जानती है और इसलिए अपनी जिद से इसने एक बच्चे को मार दिया। तुम्हारे लिए समाज के लोग थूकेंगे, तुम्हारे ऊपर ये राज्य के लोग, ये प्रजाजन सब थूकेंगे। हे रानी, जरा विचार करिए, सोचिए, ये माला जो है ना, थोड़ी देर के लिए इसको दे दो ना। दोस्तों, राजा साहब की ये बात सुनकर के बड़ी रानी जो थी वह सोच में पड़ गई और सोचने लगी कि सच ही बात है, अगर बच्चे को कुछ हो गया तो राज्य में उसकी प्रतिष्ठा चली जाएगी। तब रानी ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए यह हार बच्चे को खेलने के लिए दे देती हूं, जब बच्चे का दिल इस हार से भर जाएगा तब मैं तुरंत इससे ले लूंगी। और दोस्तों, बड़ी रानी जो थी मोतियों की माला अपने गले से निकालकर उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा मोतियों की माला हाथ में लेकर के आंगन में घूम घूम करके खेलने लगता है। थोड़ी देर मोतियों की माला से खेलने के बाद उस बच्चे ने चुपके से उस माला को ला करके राजा को दे दिया। राजा तुरंत उस मोतियों की माला को लेकर के और उस बच्चे को भी साथ लेकर के मैनावती के महल में आ जाता है और उस माला को मैनावती के गले में डाल देता है। वह माला पहनते ही मैनावती जो थी बिल्कुल सही हो गई और जाग गई और राजा तुरंत मैनावती को अपने गले से लगा लेता है और मैना सुंदरी भी अपने राजा के हृदय से चिपक जाती है। एक दूसरे से बहुत देर तक प्रेम करते रहे। उसके बाद में मैना सुंदरी जो है राजा को सारी बातें बताती है और कहती है कि हे राजा साहब, वह छोटा सा बच्चा आपका ही बेटा है। राजा मैनावती से कहता है, मैना सुंदरी, मैं सारा सत्य जान चुका हूं कि सच्चाई क्या है। बड़ी रानी ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है और उसको उसके लिए ये सजा जरूर मिलेगी। तुम अभी कुछ दिनों तक इसी महल में रहो, समय आने पर मैं तुम्हें राजमहल वापस ले आऊंगा। फिर दोस्तों, राजा वह उस बच्चे के लिए वहीं मैनावती के पास में ही छोड़ देता है और अपने राजमहल के लिए लौट आता है। बड़ी रानी जब राजा साहब को राजमहल में आते हुए देखती है तब राजा से कहती है कि हे महाराज, क्या आपने उस छोटे से बच्चे को देखा है जो मेरी मोतियों की माला लेकर खेल रहा था? अभी तो यहीं खेल रहा था, न जाने कहां चला गया है। परंतु इतनी देर से आप कहां गए थे? मैंने सोचा वह बच्चा भी आपके साथ में ही होगा। अब तो वह बच्चा आपके साथ में है ही नहीं, तो न जाने फिर वह कहां चला गया। तब राजा रानी से कहता है कि हे रानी साहिबा, हमारे ऊपर दुश्मनों का हमला होने वाला है और आपकी जान को खतरा है,
ये सुनकर के दोस्तों रानी बहुत ही डर गई और राजा से कहती है कि हे महाराज मुझे बचा लीजिए। तब राजा कहता है महारानी मैं आपको छुपा करके रखने के लिए एक तहखाना तैयार करवाया है और उसमें आपकी सारी सुख सुविधाएं की चीजें रखवा दी। आप कुछ दिनों तक वहीं छिप करके रही। तब बड़ी रानी कहती है हाँ हाँ राजा साहब, आप जब तक कहेंगे मैं उसी तहखाने में रहूंगी। दोस्तों फिर राजा बड़ी रानी को ले जा करके तहखाने में बंद कर देता है और तब राजा बड़ी रानी को सारी सच्चाई बताता हुआ कहता है कि तुमने जो मैना सुंदरी के साथ में इतना घृणित व्यवहार किया है तुम्हें उसकी सजा अवश्य मिलेगी। अब जब तक तुम जीवित रहोगी इसी तहखाने में रहोगी। दोस्तों ये सुनकर के बड़ी रानी खूब रोने लगती है और राजा से क्षमा मांगने लगती है कि महाराज हमें क्षमा करें, मैंने गलती की है, हमको क्षमा करें, मेरी जान की रक्षा करें। और कहती है कि अब मैं फिर से ऐसा कोई घृणित काम जघन्य अपराध वाला कार्य नहीं करूंगी जो आपके लिए इतना दुखी होना पड़े। परंतु राजा उसकी एक नहीं सुनता है और वहां से चला जाता है। फिर राजा मैनावती के महल में जाता है और मैना सुंदरी और अपने बेटे को रथ में बैठाल करके बाजे गाजे के साथ राजमहल में वापस ले आता है। राजमहल में मैना सुंदरी और उसके बच्चे का खूब स्वागत किया गया। फिर राजा मैना सुंदरी के लिए मुख्य महारानी की उपाधि प्रदान करता है और अब राजा और वह रानी मैनावती खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ राजमहल में रहने लगे और अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों ये थी कहानी रानी मैनावती की, जिसका जन्म एक चिड़िया के अंडे से हुआ था। वह चिड़िया मैना थी, उसी के अंडे से हुआ था, जिसकी जान एक माला में थी और उसी कारणवश वह दिन में सोती थी और रात में जागती थी। यही रहस्य था जो हमने इस कहानी के माध्यम से आपको समझाया है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये कहानी? यदि ये कहानी आपके लिए अच्छी लगी है, पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कीजिएगा। अब क्षमा चाहते हैं, पुनः मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।